हम पावर बटन को दबाते हैं तो सबसे पहले इसमें से जो पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलता है तो वो S4 की वोल्टेज निकलता है, जो हमारे इसको हायर एलडीओ के नाम से भी जानते हैं इसको। S4 की लाइन से एक और निकलने के बाद ये क्या हो रहा है, इस लाइन में निकलने के बाद ये वापस रिटर्न चला जाता है पावर आईसी में, क्योंकि जो पावर आईसी में जो इतने सारे एलडीओ लगे हुए होते हैं उसको एक्टिव करवाने के लिए क्या किया जाता है, वापस से इनको अंदर रिटर्न लिया जाता है। सीपीयू को चाहिए 1.2 वोल्टेज, अगर यहाँ पर 4 वोल्टेज आ जाएगा तो सीपीयू क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। और ऐसा ना हो इसीलिए ये सेंसिंग लाइन इसमें बनाया गया है। पावर आईसी बना के किसको देता है, ये सीपीयू को। अगर इसकी क्रिस्टल जो अगर काम नहीं करेगी तो ये सीपीयू को फ्रिक्वेंसी नहीं दे पाएगा, और फ्रिक्वेंसी नहीं देगी तो ये क्या होगा, सीपीयू काम नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल डेड हो सकता है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पावर आईसी के बारे में। जब हम पावर बटन को रिलीज़ करते हैं तो उसमें से कौन कौन सी वोल्टेज निकलती है और निकलने के बाद कौन सी आईसी में जाते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो हमारे पास एक PM8937 और PM8940 दोनों का बूट सीक्वेंस एक है, सेम है। अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है, जब आप उसको डीसी पावर सप्लाई में लगाते हो तो कभी 20, 30, 40, 50 तक जाके वो क्या होता है, रिटर्न। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रुक जाता है 30-40 पे जाके जब हम पावर बटन को दबाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 30-40 पे जाने के बाद वो रिटर्न क्या होता है, नीचे आ जाता है, ज़ीरो हो जाता है फिर से रीडिंग। तो उसकी आप एक बार बूट सीक्वेंस चेक कर ले। जब उसकी बूट सीक्वेंस चेक करेंगे तो आपको बीमारी उसमें पता लग जाएगा कि इसमें बीमारी कौन सी आईसी से दिक्कत है, या फिर कोई भी कंपोनेंट से दिक्कत है, या फिर कहीं पर शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम इसमें पावर बटन दबाते हैं तो इसकी कौन कौन सी वोल्टेज इसकी ऑपरेट होती है। तो आपके पास अगर PM8937 हो या PM8940 हो तो आप उसकी एक बार बूट सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस आईसी में PM8937 में इनको एक VPH वोल्टेज दिया जाता है 3.7 से लेकर 4.2 तक। ये बैटरी के जितना वोल्टेज होता है, और ये वोल्टेज देने के बाद ये देखिए बहुत जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ पे किया गया है, फिर दूसरी यहाँ पे किया गया है, तीसरा यहाँ पे किया गया है, चौथा यहाँ, और पाँचवा यहाँ, और छठा यहाँ पे दिया गया है। ये जो वोल्टेज दिए जाते हैं VPH पावर, ये पावर आईसी को एक्टिव करवाने के लिए किए जाते हैं। अगर ये इसकी इनपुट सप्लाई है, अगर मान लीजिए कि इसकी इनपुट सप्लाई अगर एक भी मिस हो गई तो क्या होगा, इधर आउटपुट में वोल्टेज ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट तो होगा ही नहीं। तो पहले आप इसकी इनपुट सप्लाई को चेक कर लें। इनपुट सप्लाई के पास इसकी देखिए एक ग्राउंड लाइन भी दी जाती है और एक पॉजिटिव लाइन भी दी जाती है, और उसके साथ एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो कैपेसिटर पे आप वोल्टेज को चेक कर लें सबसे पहले कि 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज है। अगर इसकी वोल्टेज ओके रही तब आप पावर बटन पे आप चेक करें कि 1.8 वोल्टेज है। अगर वहाँ पे भी वोल्टेज आपका ओके रहता है तो जब आप पावर बटन को दबाते हो तब उसमें कौन सी वोल्टेज पहले एक्टिव होती है। तो सबसे पहले जो इनकी हम पावर बटन को दबाते हैं तो सबसे पहले इसमें से जो पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलता है तो वो S4 की वोल्टेज निकलता है, जो हमारे इसको हायर एलडीओ के नाम से भी जानते हैं इसको। S4 की लाइन से एक वोल्टेज निकलता है, ये हमारी बूस्ट कॉइल है। और निकलने के बाद ये क्या हो रहा है, इस लाइन में निकलने के बाद ये वापस रिटर्न चला जाता है पावर आईसी में, क्योंकि जो पावर आईसी में जो इतने सारे एलडीओ लगे हुए होते हैं उसको एक्टिव करवाने के लिए क्या किया जाता है, वापस से इनको अंदर रिटर्न लिया जाता है पावर आईसी में ही। और फिर वैसा ही सेम टू सेम एक S3 की जो सप्लाई होती है, ये ऑन होने के बाद ये वापस क्या होती है, पावर आईसी में 1.3 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है ये पावर आईसी में ही जाती है, और S4 की भी जो सप्लाई होती है वो भी पावर आईसी में ही जाती है। तो आप पहले ये दोनों पे आप वोल्टेज को चेक कर ले कि इस S4 पे आपकी 2.5 वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। अगर यहाँ पे नहीं बन रही है, अगर इस लाइन में शॉर्टिंग है तो आप शॉर्टिंग को निकालें। अगर इसकी लाइन मिसिंग है तो आप वहाँ से यहाँ आप जंपर करें। अगर इसमें कोई वोल्टेज ही नहीं है, लाइन ओके है, शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर आप इसकी पावर आईसी को चेंज करें, क्योंकि जब ये वोल्टेज ही नहीं बनेगा तो इसकी आगे वाली जो सप्लाई की जो वोल्टेज है, इतने सारे वीरेज L5, L7, L2, L13, L80 और L8 जो लिखा हुआ है ये वोल्टेज, ये सब तो बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब इसकी मेन वोल्टेज ही नहीं बन रही है एक्टिव करवाने के लिए तो
ये आउटपुट में तो आपको वोल्टेज देगी ही नहीं, चाहे वो वीरेज की जितनी भी सप्लाई है। तो आप इस आईसी को चेंज करें उस कंडीशन में, अगर आपकी आईसी वोल्टेज नहीं बताती है तो, और बताती है तो फिर आप इसकी S3 वाली लाइन पे आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो इस पर 1.3 वोल्टेज बताएगा। इसको हम लोग लो LDO के नाम से भी जानते हैं। और इस पर 1.3 वोल्टेज यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर इसमें लगा हुआ रहता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं बनाया है। तो आप इस पे चेक करोगे तो इस पे 1.3 वोल्टेज बताएगा और इस पे 2.5 वोल्टेज बताएगा। अगर ये दो सप्लाई ओके रही तो फिर तीसरी सप्लाई जो हमारी ऑन होती है वो हमारी, देखिए यहाँ से पावर आईसी से ही ऑन होती है। देखिए ये पावर आईसी ही है और पावर आईसी से ऑन होती है, और पावर आईसी से ऑन होने के बाद वीरेज L3 से ये 1.2 वोल्टेज जाती है CPU को। तीसरी वोल्टेज जो हमारी ऑन होती है वो जाती है डायरेक्ट CPU को, और CPU में जाने के बाद आप इस वोल्टेज को भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी 1.2 वोल्टेज बराबर है या नहीं है। अगर इस वोल्टेज भी अगर ओके रहा तो ओके रहने के बाद अगर फिर उसके बाद इसकी कोर सप्लाई को चेक करें, S2 वाली जो कॉइल है उस पर आप चेक करें तो कोर वाली सप्लाई में 1.2 वोल्टेज को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा आपको मदरबोर्ड में, आप अगर स्कीमेटिक में देखोगे तो आप यहाँ पर 1.2 वोल्टेज को चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद देखिए एक और लाइन है जो यहाँ से निकल के ये क्या हो रही है, वापस पावर आईसी में जा रही है। और पावर आईसी में जाने के बाद ये क्या करती है, लाइन को सेंसिंग का काम करती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1.2 वोल्टेज से अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 वोल्ट या 4 वोल्ट आ गया गलती से, पावर आईसी अगर आउटपुट कर दी तो ये क्या करेगी, आईसी यहाँ पे सेंस करेगी। और सेंस अगर ज़्यादा कर लेगी तो क्या करेगी, ये पावर आईसी की जो वोल्टेज है उसको बंद करा देगी, क्योंकि आगे सर्किट में CPU को नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो कोर सप्लाई बन रही है वो कहाँ जा रही है, डायरेक्ट CPU में जा रही है। तो ये सेंसिंग इसीलिए कंपनी यूज करती है ताकि इस पे सर्किट में कोई लॉस या कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और ये भी बात है, अगर मान लीजिए वोल्टेज सही है अगर फिर भी ये सेंसिंग नहीं कर पाता है तो भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम करेगा। तो आप इस सेंसिंग लाइन को भी आप चेक कर ले अच्छी तरीक़े से कि ये सेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद जो हमारी सप्लाई बनती है S5 की और S6 की बनती है, जो कि दोनों कॉइल के बीच से ये निकाला गया है। ये देखिए, एक देखिए यहाँ S5 की जो सप्लाई बन रही है, यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है दोनों वायर। ये देखिए ये S6 की जो सप्लाई आ रही है, दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पर से मिल रहा है। और मिलने के बाद देखिए ये जा रही है एक सेंसिंग लाइन, इसमें भी दिया हुआ है एक, इसकी जो पॉजिटिव सेंसिंग है ये 1.2 वोल्टेज APC के नाम से दिया जाता है। और निकालने के बाद ये एक सेंसिंग लाइन में जाती है। और दूसरी वोल्टेज देखिए जाने के बाद एक कैपेसिटर यहाँ पे मिलेगा आपको, और कैपेसिटर से इसकी जो ग्राउंड लाइन है वो ग्राउंड के लिए एक सेंसिंग के लिए पावर आईसी अपने अंदर लेती है और चेक करती है कि इसकी सेंसिंग बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 1.2 वोल्टेज की इसकी सप्लाई, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो क्या करेगी इस आईसी, उस वोल्टेज को बंद करा देगी। बंद कराने के कारण या आगे डैमेज नहीं हो गया, क्योंकि अगर ये CPU को चाहिए 1.2 वोल्टेज, अगर यहाँ पर 4 वोल्टेज आ जाएगा तो CPU क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। और ऐसा ना हो इसीलिए ये सेंसिंग लाइन इसमें बनाया गया है। तो अगर आप इन सब की जो सप्लाई को चेक कर लेंगे, S6 जो यहाँ पे सप्लाई है यहाँ तक आप अगर अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे तो S6 की जो सप्लाई चेक करने के बाद फिर इसमें जो वोल्टेज वायर्स का जो वोल्टेज होता है 1.2 वोल्टेज का, इसकी लाइन में आप एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा तो आप इसकी लाइन को भी चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से। और ये जाती है CPU में, और CPU में जाने के बाद ये CPU की लाइन को क्या करती है, एक्टिव करती है। और फिर उसके बाद जो बनती है वीरेज L5 1.8 वोल्टेज, अगर ये लाइन ना बने तो ये CPU क्या होगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि इसमें से एक एक लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन ना काम करे तो आपकी CPU एक्टिव नहीं होगी, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस लाइन में भी आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं उसके बाद। और अगर 1.8 वोल्टेज वहाँ पे बन रहा है तो आप इसकी वीरेज L7 से भी 1.8 वोल्टेज निकल रहा है, ये CPU में जाता है। आप इसको भी अच्छी तरीक़े से चेक कर लें कि इसकी वोल्टेज आउटपुट बराबर है पावर आईसी से या नहीं है। अगर इसकी आउटपुट में कुछ दिक्कत या गड़बड़ हो जाएगा तो भी एक आईसी क्या होगी, CPU काम नहीं करेगी, और काम नहीं करेगी तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो उसके बाद इनकी L7 से को चेक करने के बाद 1.8 वोल्टेज उसकी L2 से सप्लाई बनती है, वीरेज L2। इसकी 1.2 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, पावर से CPU को।
ये देखिए पावर ऐसी से सीपीयू को जाती है डायरेक्ट, और 1.2 वोल्टेज जो L2 की सप्लाई बनने के बाद ये सीपीयू को जाती है, और वीरेज L13 3.0 वोल्ट उसके बाद फिर एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद क्या होता है, ये भी एक सीपीयू में ही जाती है। और फिर उसके बाद देखिए वीरेज L8 जो लिखा हुआ है, जो LDO 8 का जो नंबर है उसमें से 2.9 वोल्टेज 3 वोल्टेज के समथिंग आउटपुट होता है, और आउटपुट होने के बाद ये भी लाइन कहाँ जाती है, ये सीपीयू में जाती है। और फिर उसके बाद देखिए इसकी कौन सी लाइन एक्टिव होती है, वीरेज L11 2.95 वोल्टेज, ये भी 3 वोल्टेज के करीब ही रहेगा। तो आप इसमें भी आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि इसकी जो पावर ऐसी से वोल्टेज निकल रही है वो कहाँ जा रही है, डायरेक्ट सीपीयू को। और फिर इसकी वीरेज L20 2.95 वोल्ट जो बन रही है यहाँ पे 2.95 वोल्टेज वीरेज L20 L12 यहाँ से बनने के बाद ये कहाँ जा रही है, डायरेक्ट ये सीपीयू में ही जा रही है। तो आप एक एक लाइन को आप अच्छी तरीक़े से ट्रेस करेंगे तभी आप बढ़िया टेक्नीशियन बन पाएंगे, और 10 मोबाइल से आप 9 मोबाइल को आप अच्छी तरीक़े से बना पाएंगे। अगर आप इसकी ट्रेसिंग के पीछे नहीं जाते हैं तो आपको काम करने में परेशानी भी होगा और काम भी नहीं होगा, और आप निराश भी हो जाएंगे अंदर से। तो आप इसकी एक एक लाइन को चेक करें अच्छी तरीक़े से कि किस लाइन में प्रॉब्लम है, किस लाइन में दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि L8 जो है, L8 में अगर इसमें शॉर्टिंग है या लीकेज है तो आप इसमें निकाल सकते हैं। अगर इसकी लाइन मिसिंग है तो आप इससे पावर आईसी से आउटपुट हो रहा है तो पावर आईसी से यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, इसकी जंपर कर सकते हैं। तो इसकी जो L12 जो 2.95 वोल्ट जो बन रहा है, ये वोल्टेज बनने के बाद ये जाते हैं सीपीयू को। उसके बाद क्या होता है, इसमें पावर आईसी से एक BB क्लॉक 190.16 मेगा हर्ट्स की जो ये फ्रिक्वेंसी होती है, ये पावर आईसी बना के किसको देता है, ये सीपीयू को। अगर इसकी क्रिस्टल जो अगर काम नहीं करेगी तो ये सीपीयू को फ्रिक्वेंसी नहीं दे पाएगा, और फ्रिक्वेंसी नहीं देगी तो ये क्या होगा, सीपीयू काम नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो इस पर आप चेक कर लें। और देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है 0 ओम का, ये तो ब्लैक हो गया पूरा, पता नहीं चल रहा, लेकिन इसमें 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। आप इसको चेक कर ले अच्छी तरीके से, क्या ये रजिस्टर ख़राब तो नहीं है, या फिर इसमें लीकेज तो नहीं है, या फिर इस लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं आ गया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर ले, एक एक को पार्ट्स को चेक करने के बाद। तो इसमें देखिए एक पावर ऑन रीसेट की लाइन है, उसके बाद इसमें से पावर ऑन रीसेट की लाइन ऑपरेट होती है, और ऑन होने के बाद ये यहाँ पे देखिए एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, और टीपी पॉइंट से ये होते हुए ये जाती है कहाँ, सीपीयू में। ये कहाँ जाती है, पावर ऑन रीसेट, ये सीपीयू में जाती है। और अगर ये सीपीयू सही होगा तो ये क्या करेगी, एक देखिए इसकी जो सीपीयू की जो लाइन है यहाँ से देखिए एक वोल्टेज आउटपुट करेगी, और आउटपुट करने के बाद ये देखिए इसमें भी एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, और टीपी पॉइंट देने के बाद इसके आगे जो लाइन आ रहा है ये पावर आईसी में वोल्टेज दिया जाता है इस PS होल्ड के नाम से, ताकि इसकी जो यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज बन रहा है इसको वो बराबर रोक सके। इसीलिए इसके PS होल्ड के नाम से एक वोल्टेज दिया जाता है ताकि इसकी वोल्टेज को बराबर हो सके। अगर मान लीजिए कि पावर ऑन रीसेट है यहाँ से तो ओके है, अगर CPU PS होल्ड नहीं दे रहा तो ये समझना है कि CPU में दिक्कत है। अगर इनकी पावर आईसी से पावर ऑन रीसेट ही नहीं जा रहा, सीपीयू को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रहा, तो ये सीपीयू कहाँ से ये PS होल्ड भेजेगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा एक एक करके, एक एक पॉइंट में, कि आपको कौन सा आईसी में कैसे चेक करना है और कैसे प्रॉब्लम को फाइंड करना है अच्छी तरीक़ा से। तो ये एक एक करके वोल्टेज बनता है। अगर मान लीजिए S4 की वोल्टेज नहीं बना और S3 की वोल्टेज नहीं बना तो ये S2 की वोल्टेज और वीरेज L3 की जो वोल्टेज है ये सब एक एक करके नहीं बनेगा। तो आप एक एक करके आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आप इसको एक तरफा चेक नहीं कर सकते, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर इसकी S2 पे सप्लाई ओके है तो ये S3 और S4 इसकी सप्लाई ओके है, तभी ये S2 की सप्लाई ओके है। नहीं तो अगर ये ख़राब होती तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट नहीं करता। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से। और अगर आप अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, एक एक आईसी का आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं और बूट सीक्वेंस सब का जानना चाहते हैं अच्छी तरीक़े से, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
इंस्टीट्यूट को मिला तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।